कि जो आपके पास फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, और जबकि ये क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं वाटर में या फिर किसी और सॉल्वेंट में। जो फोर्थ है आपके पास, इसके ऊपर कोई भी पीएच का इफेक्ट नहीं हो पाता, और जनरली होता है तो वो बहुत ही स्मॉल होता है, यानी कि पीएच और टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे बहुत कम होता है, लो होता है। जबकि इसमें क्या होता है, ये सेंसिटिव होते हैं। सेंसिटिव का मतलब है कि ये इजीली इफेक्ट हो जाते हैं और फास्टली इफेक्ट शो करते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन किया है मैंने, ये किया है ऑन द बेसिस ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें एक डिफरेंस ही आता है एग्जाम में, आपको इतना याद करना है कि फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और उनमें डिफरेंस क्या क्या है, जो फाइब्रस प्रोटीन है आपके पास वो लीनियर होता है, जबकि ये स्फेरिकल होता है। सेकंड है इनके पास, यहाँ पे जो मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटर होती है, और ग्लोबुलर के केस में इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। थर्ड है ये इनसोल्यूबल होते हैं, जबकि ये सोल्यूबलाइज वाली फॉर्म में होते हैं। फोर्थ जो पॉइंट है फाइब्रस प्रोटीन में, ये पीएच और टेम्परेचर से लेस अफेक्टेड होते हैं, जबकि ये सेंसिटिव होते हैं, यानी कि इजीली अफेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद एक एक इनका एग्जाम्पल याद कर लेना। जो स्किन और हेयर होते हैं हमारे पास, स्किन या हेयर, उसमें केराटिन प्रेजेंट होता है, ये फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। और जो हार्मोन्स या एंजाइम्स आएंगे वो ग्लोबुलर प्रोटीन में आ जाएंगे, जैसे इंसुलिन प्रेजेंट होता है पैनक्रियाज में। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बताओ समझ में आया ये आप लोगों को? हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या कुछ? उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो आपने क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, यानी कि कौन से हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं उसके बेसिस पे आप ये बताओगे कि कौन सा प्रोटीन हमारे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको दो तरह के प्रोटीन पढ़ने हैं। सबसे पहले वाला है आपके पास सिंपल प्रोटीन, ठीक है, और सेकंड प्रोटीन जो है वो है आपके पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सबसे पहला है सिंपल प्रोटीन और सेकंड है आपके पास कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब सिंपल प्रोटीन क्या है, अगर आप अपने प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करते हो, ठीक है, अगर आप अपने प्रोटीन को हाइड्रोलिसिस करते हो, H3O पॉजिटिव से हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं जनरली हम, तो अगर हमें अमीनो एसिड्स मिल जाए, प्रोडक्ट में हमें अमीनो एसिड मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो सिंपल अमीनो एसिड्स है, ठीक है। अब सेकंड होता है आपके पास कॉन्जुगेटेड अमीनो एसिड। तो कॉन्जुगेटेड अमीनो एसिड को कैसे क्लासिफाई करोगे, देखो, कंजुगेटेड अमीनो कंजुगेटेड प्रोटीन्स क्या होते हैं आपके पास, जिसमें प्रोटीन पार्ट तो प्रेजेंट होता ही है, प्लस में एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें प्रोटीन पार्ट तो आपके पास प्रेजेंट है ही, प्लस में नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है इसको बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये होता है आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो जो कंजुगेट प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है ना, उसको आगे फर्दर भी आगे दो तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वो उसी बेसिस पे है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट है, यानी प्रोटीन के पार्ट के साथ कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे आपने क्या किया, आगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन को डिवाइड किया गया है। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जो है आगे फर्दर थ्री टाइप्स के हैं। उसमें जो फर्स्ट है आपके पास वो है न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन। अब न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होता है आपके पास, अगर वहां पे न्यूक्लिक एसिड एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, देखो एक तो आपके पास प्रोटीन पार्ट होगा ही, प्रोटीन पार्ट क्या होता है, पेप्टाइड चेन वगैरह हो जाएगी जिसमें कार्बन नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। तो एक तो प्रोटीन पार्ट है, दूसरा हमें क्या लेना होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप लेना होता है। अगर वहां पे प्रोस्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड है कोई भी, तो इसका मतलब वो कौन सा है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है आपके पास, न्यूक्लिन, न्यूक्लिन है इसका एक एग्जाम्पल। सेकंड जो है क्लासिफिकेशन वो है ग्लाइकोप्रोटीन का। सेकंड जो है आपके पास वो है ग्लाइकोप्रोटीन का। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है, एक तो आपके पास प्रोटीन पार्ट है, सेकंड क्या है, अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स हो, जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है आपके पास वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हो आपको, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल है आपके पास म्यूसिन है, जैसे म्यूसिन इसमें एक एग्जाम्पल हो जाएगा। म्यूसिन जो प्रोटीन है वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जाम्पल है। सिमिलरली आपके पास थर्ड एक और क्लासिफिकेशन है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का, वो क्या होता है आपके पास, वो है क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन्स। अब क्रोमोप्रोटीन्स क्या होता है, देखो आपने पढ़ा होगा जनरली जब हम हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन या क्लोरोफिल वगैरह पढ़ते हैं, आपके इसमें बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक आयरन हो गया, कॉपर हो गया,
या फिर मैग्नीज हो गया, यहाँ पे ये सब मेटल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो मेटल प्रेजेंट हो तो उसको बोलते हैं कि क्रोमोप्रोटीन है वो। तो वो क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो कंजुगेटेड प्रोटीन में। उसके बाद क्या है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट आपने क्या क्लासिफाई किया किया, एक तो सिंपल प्रोटीन किया था। ठीक है, सिंपल प्रोटीन में हाइड्रोलिसिस करने पे अमीनो एसिड होता है। दूसरा हमने कॉन्जुगेटेड प्रोटीन किया था, इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन। एक थर्ड कैटेगरी और है जिसको बोला जाता है डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, अब डिराइव्ड प्रोटीन क्या होते हैं, जो भी आपका मॉलिक्यूल है, जो भी आपका प्रोटीन्स है, अगर आप उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देते हो, ठीक है, तो आपको डिग्रेडेशन प्रोडक्ट मिलते हैं और वो डिग्रेडेशन प्रोडक्ट जो होते हैं वो बनाते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। तो ये आपके पास 3 क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, तो इसको आपको स्टडी करना है। बताओ क्लियर है आप लोगों को इतना? ठीक, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन। उसके बाद है आपके पास, अच्छा क्लासिफिकेशन के बाद देखो यहाँ पे आपकी बुक में मेंशन है कि सेक्शन 4.14, 4.15 और 4.16 आर नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस। तो ये जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन है, उसके बाद एनालिसिस ऑफ प्रोटीन है और ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन है, ये आपके सिलेबस में है नहीं और ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, अगर आप पढ़ना चाहो तो खुद से पढ़ सकते हो। ठीक है, सिलेबस में इंक्लूड है नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, ये हमें देखना है। तो जनरली जो स्ट्रक्चर होते हैं पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स के, वो आगे क्लासिफाई किए जाते हैं प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शियरी स्ट्रक्चर में। देखो एक 3 तरह के होते हैं आपके पास स्ट्रक्चर आगे होते हैं, प्राइमरी होता है एक आपके पास, एक सेकेंडरी होता है और एक होता है आपके पास टर्शियरी वाला स्ट्रक्चर। तो ये है आपके पास जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, पहला जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर है। तो अब हमें देखना है सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या है आपके पास, अब प्राइमरी स्ट्रक्चर जब आप स्टडी करते हो प्रोटीन्स या एमिनो एसिड्स का या फिर आपका जो पेप्टाइड्स बॉन्ड होते हैं, तो उसके लिए आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले जो भी एमिनो एसिड उसमें प्रेजेंट है, जो भी अमीनो एसिड्स उसमें प्रेजेंट है वो किस तरीके से एक दूसरे से बाइंड है। और सेकंड हमें देखनी होती है उनकी कंपोजिशन, यानी जो अमीनो एसिड प्रेजेंट है वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। तो ये सब आपको देखना होता है जब भी आप क्या करते हो स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हो। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमीनो एसिड्स की कंपोजिशन एंड सीक्वेंस। तो सबसे पहला टॉपिक यही है, डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड कंपोजिशन, यानी कि जो भी आप अमीनो एसिड्स ले रहे हो आप उसकी कंपोजिशन को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अब देखो, तो जनरली क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास वो है कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो भी आपके पेप्टाइड्स हैं उसमें अमीनो एसिड कितना प्रेजेंट है, यानी कि उनकी अमाउंट कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो भी हमें कंटेंट दिया हुआ है या जो भी हमारे पास पेप्टाइड है उसको क्या करना है, आपने हाइड्रोलाइज करना है। ठीक है, हाइड्रोलाइज कैसे करोगे, हीट करना है आपने और HCl लेना है। ठीक है, ये इस तरीके से आपने क्या करनी है, हाइड्रोलाइज करना है। इसको आपने छोड़ना है 24 आवर्स में, 24 आवर्स तक छोड़ना है, ताकि जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड बचे हैं ना, जितने भी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें, उनको क्या करना है वो सारे ब्रेक हो जाएं। तो 24 आवर्स के लिए आप क्या कर दोगे, इसको छोड़ दोगे मिक्सचर को। इसके बाद क्या होगा, जब आप पेप्टाइड को हीट करके 24 आवर्स के लिए छोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड्स मिलेंगे, मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड मिलेंगे। तो अब ये जो मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड मिले तो इसको हमें कैसे सेपरेट करना है, इसको आपने सेपरेट करना है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी से। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आपको पता है कि जब भी आपको लास्ट में रिमूव करने होते हैं अमीनो एसिड अलग से, तो आपको क्या करना पड़ता है, इल्यूटिंग एजेंट यूज करना पड़ता है, इल्यूटिंग एजेंट। तो इल्यूटिंग एजेंट कितना यूज हो रहा है इन अमीनो एसिड्स को अलग अलग करने में, वो क्या बता देगा आपको, वो ये बता देगा कि कंपोजिशन कितनी है, अमीनो एसिड्स की कंपोजिशन कितनी है। तो अब जब हम क्रोमेटोग्राफ बनाते हैं इनका, तो इस तरीके से कुछ क्रोमेटोग्राफ आपको ऑब्टेन्ड होता है, बुक में भी ऐसे ही दे रखा है, ठीक है देख लेना। तो ये जो पीक्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स की पीक होती हैं, और जो एरिया कवर करते हैं अंडर में वो बता देगा कि ये वाला अमीनो एसिड मान लो कितने अमाउंट में है, उसकी यील्ड बता देगा।
तो इस बेसिस पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अमीनो एसिड्स की कंपोजिशन को फाइंड आउट कर सकते हो। तो जनरली ये होता है कि जो भी अमीनो एसिड्स यहाँ पे आप यूज करते हो उनकी कंपोजिशन 10 से 10⁻⁻7 इतनी जनरली फाइंड आउट होती है। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो कि अमीनो एसिड की कंपोजिशन कितनी प्रेजेंट है। सेकंड आपको क्या निकालना होता है, सेकंड आपको ये देखना होता है कि जो अमीनो एसिड हैं आपस में बाइंड हो रहे हैं, यहाँ पे 2 अमीनो एसिड जैसे 3 अमीनो एसिड जितने भी अमीनो एसिड्स हैं आपके यहाँ पे बाइंड हो रहे हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, ठीक है, किस सीक्वेंस को वो फॉलो कर रहे हैं। आपको पता तो होगा कि टर्मिनल में क्या प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे ये है H2NCnCHrCOOH, यानी CONH है और यहाँ पे कोई और ग्रुप लगा हुआ है। तो अब ये क्या है, इसकी ये वाली साइड फ्री है तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि एन टर्मिनल वाला है। अगर आपकी COH ये वाली साइड फ्री है तो दैट मीन्स हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये C टर्मिनल वाला है। तो ये क्या होता है, ये तरीका होता है फाइंड आउट करने का कि सीक्वेंस क्या है जो भी अमीनो एसिड्स हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एक सुटेबल रिएजेंट क्या करेगा, C टर्मिनल से रिएक्ट करेगा, और एक सुटेबल रिएजेंट ही क्या करेगा, N टर्मिनल से रिएक्ट करेगा। तो रिएजेंट डाल के हम ये चेक करते हैं कि वहाँ पे जो हमारा रेजिड्यू है वो कौन सी टर्मिनल पे प्रेजेंट है, C टर्मिनल पे प्रेजेंट है या फिर N टर्मिनल पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले अगर हम ये एनालाइज करें कि एन टर्मिनल वाले रेजिड्यू कौन से हैं, एन टर्मिनल वाले रेजिड्यू कौन से हैं, तो उसके लिए क्या है आपके पास, हमारे पास है सबसे पहला जो मेथड है वो है सेंगर्स मेथड। सेंगर्स मेथड ये हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, आपने सुना होगा 2,4-DNP डाई नाइट्रो वाला, ठीक है। 2,4-DNP रिएजेंट होता है 2,4 डाई नाइट्रो फ्लोरोबेंजीन बोलते हैं। तो अगर हम इसकी किसी अमीनो एसिड से रिएक्शन कराते हैं, जैसे ये है H2NCHrCONH R और ये CO आगे ये ऐसे चलता जाता है आपकी चेंज जो है। तो अब क्या है, सेंगर्स मेथड में क्या होता है, जनरली हम क्या फाइंड आउट करें, हमें देखना है एन टर्मिनल वाले रेजिड्यू किस तरीके के प्रेजेंट है। तो अब 2,4-DNP स्पेसिफिकली कहाँ पे रिएक्ट करेगा, इसी पोजीशन पे रिएक्ट करेगा, अमीनो वाली साइड पे प्रेजेंट करेगा। तो इससे हमें क्या पता चल गया, जब हमने अपने पेप्टाइड लिंकेज में 2,4-DNP डाला तो उसने स्पेसिफिकली अमीनो ग्रुप वाली साइड पे अटैक कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पेप्टाइड है वो क्या है, एन टर्मिनल वाला प्रेजेंट है। बताओ क्लियर है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो सेकंड मेथड है आपके पास वो है एडम्स मेथड। सेकंड जो है एडमंस मेथड, जैसे आपने 2,4-DNP एक रिएजेंट यूज किया है, इसी तरह से एक और रिएजेंट होता है जिसका नाम है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। ये होता है आपके पास फिनाइल आइसो एन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S आइसोथायोसाइनेट। तो ये क्या करेगा, ये भी क्या कहाँ पे रिएक्ट करेगा, जो आपकी NH वाली साइड है, ठीक है। और इसमें क्या करता है, आपको बेस भी ऐड करना पड़ता है, तो सिंपली ये क्या करेगा, इस वाली साइड पे अटैक कर देगा और आपको इंटरमीडिएट दे देगा, और उसके बाद वो इंटरमीडिएट हीट करके आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये रिएक्शन वही है कि आपको क्या करना है, ये रिएजेंट किससे कराना है अटैक, NH वाले ग्रुप से अटैक करना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि जो हमारे पास रेजिड्यू है वो क्या है, अमीनो एसिड वाला साइड है, एन टर्मिनल वाला आपके पास रेजिड्यू है। उसके बाद क्या है, एक और मेथड है जिससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका जो रेजिड्यू है वो एन टर्मिनल है, वो है डेंसाइल मेथड। वो मेथड क्या है आपके पास, डेंसाइल मेथड। डेंसाइल मेथड में क्या है, इसके लिए जो आपको रिएजेंट करना है यूज वो होता है डेंसाइल क्लोराइड, सिंपल। तो इसमें सिर्फ आपको ये रिएजेंट का नाम पता होना चाहिए और ये लिख देना आपने कि ये भी क्या करेगा, एन टर्मिनल वाली साइड पे अटैक करेगा। तो ये जितने भी पढ़े हमने सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए पढ़े हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो आपके पास टर्मिनल है वो एन टर्मिनल है या फिर सी टर्मिनल है। अब जो सेकंड है आपके पास, ये अब तक हमने एन टर्मिनल वाली बात की थी, अब जो सेकंड है आपके पास वो है सी टर्मिनल फाइंड आउट करना। हाँ जी, हाँ जी बोलिए, आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। हाँ जी, बस मेरा एक ही टॉपिक रह गया, उसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, फिर आपको ही करना है, क्योंकि लास्ट वाला टॉपिक मैं बता दूंगी आपको, वो आपने कर रखा है पहले से, असाइनमेंट में दे दिया था मैंने। सिर्फ 2 पॉइंट बताने हैं मेरे को, ठीक है, बल्कि एक ही पॉइंट बताना है। सी टर्मिनल में क्या है आपके पास, सी टर्मिनल COOH इस तरीके का ग्रुप होता है, तो जनरली ये यहाँ पे क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। तो इसकी रिएक्शन उन रिएजेंट से करा दो जो क्या करेंगे, इस कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्ट करा देंगे। तो आप क्या करोगे, NH2 हाइड्रोजन से रिएक्शन करा सकते हो। सेकंड क्या कर सकते हो, सेकंड जो मेथड है वो है आपके पास एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस।
तो ये दोनों ही हाइड्रोलिसिस क्या करेंगे, आपके पास CO वाले टर्मिनल पे अटैक कर जाएंगी। तो ये सारे डिफरेंट मेथड हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो रिएजेंट है वो क्या है, N टर्मिनल है या फिर C टर्मिनल है। बताओ।